हम लोग कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, और अब तक हम लोगों ने किया था, जो कंसेप्ट बता रहे थे वो ये था कि 1 डाइस 2 डाइस, सॉरी 1 कॉइन 2 कॉइन एंड 3 कॉइन का क्या आउटपुट आता है, आउटकम क्या आता है, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो कॉइन्स के थे। फिर दूसरा हम लोग निकाला वो था डाइस का, 1 डाइस एंड 2 डाइस का। फिर उसके बाद हम लोगों ने तीसरा किया था कार्ड्स का। ठीक है ना। अब हम आज करते हैं चौथा, जो है वो है कलर बॉल का। कलर बॉल लेते हैं तो कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, इसे हम करते हैं आज। और एक जनरल करने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, कलर बॉल का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। कलर बॉल्स, ठीक है। मान लो एक बैग है, ये हमारा एक कंटेनर है, और इसमें जो है ना बॉल डालते हैं। जैसे एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है। मान लो 4 बॉल डाल दिया, और ये ब्लू कलर का है। ठीक है ना, ब्लू कलर का बॉल है ये, हमने ब्लू कलर से बनाया भी है इसको। ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं, ब्लैक बॉल ले लेते हैं। जैसे ये ब्लैक बॉल ले लिया, यहाँ ब्लैक बॉल ले लिया, ब्लैक बॉल ले लिया। ठीक है ना। तो ये हमने ब्लैक बॉल ले लिया। कितने ब्लैक बॉल है, कितने ब्लैक बॉल है, 7 है। ब्लू बॉल कितने थे, ठीक है ना, 4 ब्लू बॉल थे। हाँ, ग्रीन बॉल ले लेते हैं हम लोग, ग्रीन बॉल ले लेते हैं, 5 ग्रीन बॉल भी ले लेते हैं। ठीक है ना, ये ले लेते हैं। और कुछ रेड बॉल भी ले लेते हैं। हम लोग कुछ रेड बॉल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बॉल ले लिया इसमें, ये कंटेनर के अंदर। तो देखो रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल कितने हैं, 6 है, दे रखा है। देखिए रेड 6 है। ग्रीन बॉल कितने हैं, ठीक है, ग्रीन बॉल जो है ना 5 है ये। ब्लैक बॉल कितने हैं इसमें, ब्लैक बॉल जो है, ब्लैक बॉल हाँ 7 है ये। और फिर हम लोग ब्लू बॉल देखते हैं कितना है ये। ब्लू बॉल जो है ये 4 है। ठीक है ना। अब टोटल इसमें कितने बॉल है, इसका बॉल उसमें कंटेनर में कितने टोटल बॉल है, टोटल जो बॉल है 22 बॉल्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, अब इस बॉल को इसमें मिक्स कर दिया। ये तो एक कंटेनर है, तो ये अंदर में जैसे एक बैग होता है ना, उसमें डाल दिया। ठीक है ना, और इस सारे बॉल को मिक्स कर दिया, ऐसे सब मिक्स कर दिया। कितनी बात में, और मिक्स करने के बाद एक बॉल निकालते हैं, एक बॉल को निकालते हैं। और हम पूछते हैं कि वो जो बॉल निकला हुआ है, एक बॉल को निकालते हैं, और हम वो जो बॉल निकाल रहे हैं वो बॉल रेड बॉल है, रेड बॉल है। रेड बॉल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है ना,
ऊपर में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालना है, तो ऊपर में कितना रेड बॉल है वो लिखेंगे, और पूरे कंटेनर में कितने बॉल है वो लिखेंगे। तो रेड बॉल कितने हैं इसमें? 6 है, ये रेड बॉल 6 है, ये ऊपर तो 6 ले लेंगे और नीचे जो है ना 22 ले लेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो सकता है एक कॉमन टर्म से 2 से, तो 3/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की जो बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो 3/11 हो गया। समझ में आ गया ये? आगे चले, आगे चले इसके बाद अब बताया कि बॉल को जैसे मिक्स कर दिया और एक बॉल को निकाला। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, यानी कि जो हम बॉल निकालेंगे तो वो लाल नहीं है, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? ये लाल बॉल नहीं है तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल एक्सेप्ट रेड को छोड़कर, फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? यानी ऊपर में लेंगे, रेड को छोड़कर लेना है, तो रेड जो है उसे छोड़ दो, अब जो बचे हुए हैं उसे ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब कितने बचे हुए हैं? जब रेड बॉल को छोड़ देंगे तो बाकी जो बॉल बचे हुए कितने हैं? वो 16 है, तो ये ऊपर में तो 16 आ जाएगा और नीचे में टोटल 22 है। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 से काट देंगे तो ये 8/11 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, यानी ये लाल बॉल नहीं होगा। कैसे निकाला? लाल अगर है तो जितना लाल बॉल है ऊपर लिख दिया, हाँ, और टोटल बॉल कितने थे वो नीचे लिख दिया। ये तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। और नॉट रेड बॉल का निकालेंगे तो रेड को छोड़ दो, बाकी जितने दूसरे कलर के बॉल है वो एक साथ ले लो और फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल एक्सेप्ट रेड, तो यहाँ पे 16 आ गए और ये टोटल तो 22 ही थे। तो इस तरह से निकाला। अब क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल में ना ऊपर बार लगा देते हैं, नॉट रेड बॉल दोनों को प्लस करेंगे तो कितना? ये 3/11 तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी था और रेड बॉल ना होने की 8/11 है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 11 ही एलसीएम आएगा, तो ये 3 + 8 आ जाएगा, तो 11/11 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। क्या समझ में आया? कि किसी भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालिए और उसी का नॉट निकालिए, तो जब दोनों को प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? वो 1 आता है। ये भी एक रिजल्ट याद रखना है कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाला जाए और उसका नॉट ऑफ दैट इवेंट निकाला जाए, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 1 के बराबर होता है। कितनी बात समझ में? वो 1 के बराबर होता है। तो ये भी एक रिलेशन है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चले, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। अब क्या बताएं, ये तो हमने रेड बॉल का किया था। अगर मान लो हम लोग ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, यानी ये सारे बॉल को मिक्स कर दिया, ऐसे मिक्स कर दिया गया और मिक्स करने के बाद उसमें से एक बॉल निकाला, और ये बताना है कि ये जो निकाला हुआ बॉल है ये ब्लू बॉल है, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? ऊपर में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। हाँ, तो ऊपर में क्या आएगा? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स
हाँ जी, फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये हम लोग फेवरेबल इवेंट ऊपर वाले को बोलते हैं फेवरेबल इवेंट, जिसको हम फेवर कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। और नीचे होता है टोटल पॉसिबल इवेंट। तो 22 बॉल में तो 22 में से कुछ भी निकल सकता है, कोई भी कलर निकल सकता है। लेकिन हमने पूछा कि ब्लू बॉल का निकालिए, तो टोटल ब्लू बॉल जो ना 4 है, ब्लू बॉल जो टोटल 4 है, और ऐसे जो टोटल नंबर ऑफ बॉल इन दिस कंटेनर कितना है, 22 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2/11 आ जाएगा। कितनी बात समझ में? ऐसे ही हम लोग ग्रीन बॉल का भी निकाल सकते हैं और ब्लैक बॉल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी इवेंट का कलर बॉल का प्रोबेबिलिटी हम लोग इस तरह से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, नॉट द इवेंट, नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, नॉट भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो, और नॉट द इवेंट, नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, यानी एक नॉट भी लेते हैं, उन दोनों को जब प्लस कर दें तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कलर बॉल का कंसेप्ट है, ठीक है, कलर बॉल का। और बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़ हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, जिसको फेवर किया है उसको ऊपर रखना है, और जो जितना टोटल पॉसिबल इवेंट होगा वो नीचे लिख करके और सिंप्लीफाई कर देंगे। कितनी बात समझ में? एक और भी नया चल रहा है, वो क्या है, शेप ऑफ द फिगर, प्रोबेबिलिटी ऑफ शेप ऑफ द फिगर। जैसे ये हमारा दे रखा है, मैं एक दूसरा कर रहा हूँ, ये मैं मिटा दूँ, ये हो गया कलर बॉल्स का। अब हम लोग शेप का ले रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं उसे कराता हूँ। एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, probability of a given shape, ठीक है ना। एक शेप दे रखा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्या दे रखा है, मान लो एक, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक, ये एक रेक्टेंगल है, और इसका जो लेंथ है 11 सेंटीमीटर है लेंथ, और इसका जो ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर है, ठीक। तो एक ये रेक्टेंगल है, इसमें एक हम सर्कुलर रिंग डालेंगे। कौन सा? सर्कुलर रिंग, जैसे बैंगल्स होते हैं, रिंग होते हैं, तो एक सर्कुलर रिंग डालते हैं इसके अंदर, और उस सर्कुलर रिंग का रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, रेडियस जो ना 3.5 सेंटीमीटर है इस सर्कुलर रिंग का, ठीक। अब एक हम बॉल डालते हैं, एक बॉल डालते हैं, तो वो बॉल इस सर्कुलर रिंग में जाएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। वो बॉल को अगर फेंकेंगे, मान लो एक रेक्टेंगुलर है, उसमें रिंग है, अब एक बॉल को डाला, तो वो बॉल जो है ना रिंग के अंदर जाएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। सवाल समझ में आई ये? तो ये जो है ना शेप बेस्ड है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर बॉल को फेंकेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा, तो वो तो हमारा काउंट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो सर्कल का जो है ना एरिया कितना है, पहले एरिया निकालेंगे, और फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो ये जो एरिया है सर्कल का एरिया, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल लाइज इन द सर्कुलर रिंग आ जाएगा, ठीक है ना। यानी बॉल सर्कुलर रिंग में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल
ball lies in ring, area of ring upon area of रेक्टेंगल, ये आ जाएगा। ये कुछ बात समझ में आ रही है? एरिया ऑफ रिंग अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं? तो सर्कल है, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और इसका जो है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। ये यहाँ पे जो एरिया होगा तो पाई का होता है 22/7, और ये जो रेडियस है यहाँ पे 3.5 का होल स्क्वायर है, अपॉन लेंथ कितना 11 और ब्रेथ कितना है 8। कितनी बात समझ में? यहाँ पे जो है 3.5 को हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो 35/10 हो जाएगा, और 5 7 5 2 तो ये 7/2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे 22/7, और यह जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर अपॉन 11 8 88, ये आ जाएगा हमारा। ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये तो 22/7 है, और ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दफ़ा लिख दिया, और ये 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 2 दफ़ा लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, और नीचे ये हमारा 88 है। 7 से ये एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 2 2 11 ठीक है। तो ये 11/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/2, और ये नीचे है इसके 88/1 भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। तो नीचे वाला नंबर जो ना उलट जाएगा, तो 11/2 1/88 आ जाएगा। ये 11 से कट जाएगा 18, 11 8 88, तो 8 2 16, 1/16, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये एक नया अभी पैटर्न शुरू हुआ है प्रोबेबिलिटी में, शेप ऑफ द फिगर, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका इस तरह से अरेंजमेंट है, एक बड़ा फिगर है, उसमें छोटा फिगर है, कोई चीज़ करते हैं तो वो छोटे वाला रिंग में आएगा, या और भी बहुत सारे सवाल है करेंगे। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि ये छोटा वाला जो फिगर है उसका ऊपर ले लेते हैं एरिया, और नीचे जो बड़ा वाला फिगर है उसका ले लेते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं, वही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है फिगर की। तो इतने सारे हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए, और इतना अगर समझ में आ गया तो एक्सरसाइज के सभी सवाल बहुत आसान लगेंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है ये 15, ठीक है ना। 15 चैप्टर है, तो अभी हम इसको चालू करने जा रहे हैं। इसे नोट कर लिए, फिर मैं हम चालू करेंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 10th क्लास मैथमेटिक्स में दे रखा है ये। अब बहुत सारे कंसेप्ट तो हमने बताया ही है, अब उसके बेस पे हम लोग ये करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, और फिर करके दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, पहला दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू कितना, कितना होगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये दोनों को प्लस करते हैं तो कितने के बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये 1 के बराबर होता है, ये हो गया। सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ठीक है, बोला क्या कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी वो इवेंट हो नहीं, ठीक है ना, अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं मगर वो इवेंट हो ही नहीं सकता, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आती है? 0। और उस इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे हमें याद है हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ाया था कि जब एक डाइस को
लूडो का जो छक्का होता है डाइस को जब हम लोग रोल करके ऐसे फेंकते हैं तो हमने कहा था 7, तो उस डाइस में तो 7 आता ही नहीं, ठीक है ना। तो जब डाइस में 7 नहीं आता तो उस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा इवेंट जो आ नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी होता है 0, और उसको कहते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। कितनी बात समझ में? तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 0 होगा, और इसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। एक इवेंट जो नहीं आ सकता तो उसको इम्पॉसिबल करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये तो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। ऐसे ही अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है ये? द सम ऑफ द नहीं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन सच एन इवेंट इज कॉल्ड। बोला क्या कि एक इवेंट जो होना ही है, जो होना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ठीक है ना। जो इवेंट होना ही होना है, इसका पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, वो होगा ही होगा, इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, ठीक है। तो थर्ड में बोला क्या, उसका जो जो प्रोबेबिलिटी इवेंट होना ही होना है, तो उसको अब वैल्यू होता है, प्रोबेबिलिटी होता है 1, और उसको कहते हैं हम लोग श्योर और पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट या पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी आता है 1 आता है, ठीक है। कि जैसे मान लो ये हमारे हाथ में कांच का गिलास है, क्या कांच का गिलास है, और मैं कुछ ऊंचाई से गिरा दिया, हार्ड नीचे जो हार्ड सरफेस है उस पर गिरा दिया, तो क्या होगा? कांच का गिलास टूटेगा या नहीं टूटेगा? पक्का ही टूटेगा भाई। थोड़े ऊंचाई से अगर गिरा दे कांच के गिलास को हार्ड सरफेस पे, तो गिलास को टूटना ही टूटना है। तो ये क्या होगा? ये श्योर इवेंट हो गया, गिलास को टूटना ही टूटना है, बचने का तो सवाल ही नहीं होता। तो जो टूटना ही होना ही होना है, तो उसका जो इवेंट होता है 1 होता है, और उसको कहते हैं श्योर या पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। ऐसे ही देखते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट। आ रहा समझ में भाई? फोर्थ में द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक है। जैसे ये हमारा 4 दे रखा है। अभी हम लोग निकाला था कि जैसे एक क्वाइन का प्रोबेबिलिटी निकालते, तो मैंने जैसे हेड बोला, तो हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब फिर टेल की प्रोबेबिलिटी निकालो और दोनों को प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। तो जितने भी छोटे इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो आती है, अगर उसको प्लस कर दें तो वो 1 हो जाता है। जैसे अभी अभी हम लोगों ने बताया था कि रेड बॉल जो है ना 6 है, ब्लैक बॉल 5 है, ठीक है ना, या ब्लू बॉल 4 है, ग्रीन बॉल कितने थे? ग्रीन बॉल 7 थे हमारे, ये अभी किया था ना। तो रेड बॉल कितना था? 6 था। ब्लू बॉल था, ब्लू बॉल ये 4 था। ब्लैक बॉल जो था 7 था, और ग्रीन बॉल जो था 5 था। ये इस तरह से हम लोगों ने निकाला था, ठीक है ना। अब अगर हम लोग सबकी प्रोबेबिलिटी निकाले, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी? 6/22। ये था ना, ये टोटल 22 है ये। तो इसकी ब्लू बॉल की कितनी जगह? 4/22। ब्लैक बॉल की कितनी? 7/22। और ग्रीन बॉल की कितना? 5/22। अगर सबको प्लस कर दें, 6/22, 4/22, 7/22, 5/22, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। इसको नीचे से डिवाइड कर तो 1 आएगा, ऊपर को मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा। नीचे से डिवाइड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई 4, 7 को ये 22 से डिवाइड किया 1, 1 से 7 को बोले 7, यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा ये। अब इन सब को प्लस कर दो, 6 + 4 + 10, 17 + 5, 22, तो 22/22 कैंसिल होके 1 हो गया।
तो क्या बताया कि ये तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का था, ये ब्लू बॉल का था प्रोबेबिलिटी, ये हमारे ब्लैक बॉल का था और ये हमारा ग्रीन बॉल का था। इतने तरह के बॉल थे, तो सारे छोटे छोटे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो आया था, अगर उसको हम लोग प्लस कर देते हैं सबको, तो कितने के बराबर हो जाता है? वो 1 के बराबर हो जाता है। तो ये 1 के बराबर हो गया ये। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? अगला हम लोग फिफ्थ वाला पार्ट कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या दे रखा है ये? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन the probability of an event is greater than or equal to लेस देन इक्वल टू 1 है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से कम होगा, इक्वल टू 1 होगा। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 या 1 से कम होता है। ठीक है, कितनी बात समझ में? लेकिन किसी इवेंट का ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं होता। देखा है जैसे उसमें हम लोगों ने एक याद होगा कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, ये है ना। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो वही हमें दो ब्लैंक दे रखा है, एक 0 दे रखा है, एक 1 दे रखा है। कितनी बात समझ कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है 0 या 0 से ज़्यादा होता है और 1 या 1 से कम होता है। तो वही चीज़ इसमें पूछा गया है और ये सभी जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी ट्रूथ है, इसको याद करके रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स जो ट्रूथ बेस्ड है, यानी प्रोबेबिलिटी में ये होता ही है। ठीक है ना, यानी एक इवेंट और उसके नॉट इवेंट को प्लस कर तो 1 आता है, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाता है, पॉसिबल को 1 आता है। ठीक है, और ये है सारे प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे, सारे जो छोटे छोटे प्रोबेबिलिटी होते हैं एलिमेंट होते हैं उनका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सबको प्लस करें तो 1 के बराबर हो जाता है। और ये रिलेशन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ, जब तक इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इनमें से कौन सा चांस है बराबर बराबर आने के लिए? ठीक है, बराबर आएगा, ये क्या चांस है? पहला दे रखा, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है ना, देखिए जैसा क्या दे रखा है ये एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्या बताया इसने। थ्री या फोर, इसमें क्या बताया है ये क्वेश्चन नंबर 2 में कि इनमें से कौन सा इवेंट एक्सपेरिमेंटली अगर करें तो बराबर आने के चांस है, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब जैसे एक ड्राइवर जो ना कार को स्टार्ट कर रहा है, तो कार स्टार्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो ये एक्सपेरिमेंटली बताना है कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर कार अगर ठीक है तो कार को स्टार्ट ही होना है, और अगर कार खराब है तो नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कार के कंडीशन से पता चलता है कि ये स्टार्ट होगा या नहीं होगा, मगर ये कि स्टार्ट भी हो सकता नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर कार ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो वो हमारा चलेगा ही चलेगा। और अगर कार ख़राब है या ऑयल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो वो नहीं चलेगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो चांस पे डिपेंड कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, ठीक है। तो गाड़ी ठीक है तो चलना ही चलना है, और नहीं है तो नहीं चलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली इक्वली लाइकली नहीं है, तो ये पहला तो नहीं है। अब दूसरा दिखाते हैं। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट बॉल, शी ही शूट और मिस द बॉल शूट, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी क्या कि एक प्लेयर जो है ना बास्केटबॉल को शूट करना चाहता है या हिट करना चाहता है, तो जाहिर है जब बास्केटबॉल को हिट करेगा तो हिट ही होगा, और नहीं हिट करना चाहेगा तो नहीं होगा। अब बास्केटबॉल हाथ में है, ऐसे मार रहे हम लोग बास्केटबॉल को, तो जाहिर है वो लगेगा ही लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि मारेंगे और लगे नहीं, ठीक है ना। या अगर नहीं मारे और फिर बास्केटबॉल अपने आप से चल दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये एक्सपेरिमेंटली अगर देखते हैं हम लोग, तो ये अलग अलग होने का कोई चांस नहीं है। अगर मारेंगे तो चलेगा, बास्केटबॉल शूट करे, हिट करेंगे तो शूट करेगा, चलेगा, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कोई बदलने वाला नहीं है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरे में क्या दे रखा है? A trial is made to answer a true or false question. The answer is right or wrong. ठीक है। अब इसमें क्या बताया कि एक क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के लिए दिया गया, तो एक स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। ये बताइए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हो सकता वो ट्रू भी हो सकता वो फॉल्स भी हो, ठीक है ना। अभी जैसे मैं कहूँ कि अभी दिन हो रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? अरे नहीं, फॉल्स, ठीक है ना, ठीक है। और अगर मैं कहूँ नहीं रात हो रहा है, तो ट्रू है, ठीक है ना। तो ट्रू का और फॉल्स का मतलब ये है कि ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो सिचुएशन है, जो बताया जा रहा है, उसके हिसाब से दोनों पॉसिबल है, ठीक है ना। कि एक स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये जैसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, हम लोग करते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एमसीक्यू करते हैं, मल्टीपल चॉइस करते हैं, तो एक क्वेश्चन लिखा होता है, उसके 4 चॉइस होते हैं, तो 4 में 3 तो गलत होते हैं, एक सही होता है। अब मुझे मान लो कि मुझे चॉइस पता नहीं है, यानी वो सवाल पता नहीं है या उसका आंसर पता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? किसी को टिक लगाएंगे, ए बी सी में से टिक लगाएंगे। मान लो उसका सी आंसर है, ठीक है, लेकिन हम सी नहीं बी लगा रहे हैं, तो वो सही होगा गलत होगा? गलत हो गया, उसका आंसर सी है। अगर मैं सी लगाऊंगा तो सही होगा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कि उसका आंसर सी है, तो हम तो कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेरे आंसर को सही होने का भी उतना ही चांस है, गलत भी होने का चांस है। यानी अगर मैंने कोई आंसर लगाया है तो वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो दोनों बराबर चांस है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? तो इस तरह से क्या बताया कि ये एक्सपेरिमेंटली आउटकम आएगा अलग अलग, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक बताया कि 4 चॉइस है, तो अगर आंसर लगाएंगे तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। कितनी बात, तो इसका मतलब थर्ड वाला जो है ना सही है, वो इक्वली आने का चांस है, गलत सही दोनों आ सकता है उसमें। कितनी बात समझ में? तो थर्ड वाला जो है ना एक्सपेरिमेंटली इक्वली चांस है आने के लिए। ऐसे ही फोर्थ वाला में क्या दे रखा है? बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, ये भी इक्वली चांस है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, तो वो जरूरी नहीं कि आप कहेंगे वही पैदा हो, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। घर वाले चाहते हैं कि नहीं लड़का पैदा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि लड़का हो सकता है लड़का हो, लड़की भी तो हो सकता है। तो ये जो है ना एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के सेक्शन में आता है कि अगर आप एक चीज़ कह रहे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ हो, ठीक है। तो क्या बताया कि इस 4 में थर्ड एंड फोर्थ ऐसा टर्म है जो
प्रोबेबिलिटी के सेक्शन में आता है, यानी कि इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं। इक्वली एक्सपेरिमेंटली चांस है आने के लिए, 2 में से या 3 में से। लेकिन पहला और दूसरे में जिसमें कार को कहा गया, तो कार अगर रुका है यानी कार खराब है तो चलेगा ही नहीं, और कार ठीक है तो चलेगा। आप बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक है तो चलेगा ही चलेगा। तो वो इक्वली चांस नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मान लो कार चल रहा था, बारिश हो गई और गाड़ी इंजन हो गई, गाड़ी के इंजन में पानी चला गया, फिर उसके बाद गाड़ी को रोक के फिर उसको सुखाया गया, फिर चालू करेंगे तो चालू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो तो बात समझ में आ रही है कि चालू होकर गाड़ी चलने भी लगे या नहीं भी चले, तब तो वहाँ समझ में बात आ रही है। लेकिन गाड़ी अगर ठीक है तो चलेगी, नहीं है ठीक तो नहीं चलेगी। तो पहले वाले में तो ये दिया था, तो इसमें थर्ड एंड फोर्थ जो है ना सही आंसर है, यानी ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में दिया जा सकता है। कितनी बात सुन में। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बहुत छोटे छोटे सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो हमने बता दिया है कंसेप्ट पिछले दिनों में और आज, वो उतना रिवीजन कर लिए, बाकी सारे सवाल आसान है। ठीक है, तो ये कल परसों तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, इसका कोई ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है बुक में। थर्ड नंबर क्या दे रखा, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट अ बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। क्या बताया कि जब फुटबॉल मैच हो रहा है तो सबसे पहले स्टार्ट कौन करेगा, बॉल को लेके स्टार्ट कौन करेगा, तो उसके लिए टॉस कर लेते हैं, टॉस कर लेते हैं। लेकिन टॉस क्यों सही तरीका है, किसी को बॉल दिया जाए नहीं दिया जाए तो टॉस करेंगे, तो टॉस क्यों सही तरीका है, बोला क्योंकि टॉस को जब हम लोग टॉस करेंगे तो उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि हेड है टेल है। अब हम लोग हाथ से ऐसे टॉस ऊपर फेंक दिया, बोल बताइए क्या चाहिए, हेड, तो वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इसमें किसी का हाथ नहीं है कि खाली हेड बोला तो हेड ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें दोनों की पॉसिबिलिटी है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि कौन बॉल स्टार्ट करेगा, तो एक बार टॉस कर लेते हैं। आप बताओ हेड अगर आप कहते हो, अगर हेड आता तो आप शुरू करिए और टेल आता तो दूसरा शुरू कर लेगा। तो इसमें बहसबाजी नहीं होगी और ना ही इसमें दबाव दिया जाएगा। टॉस एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है, किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या किसी भी, क्रिकेट में होता है ना पहले बैटिंग करेंगे या पहले बॉलिंग फील्डिंग करेंगे, तो टॉस होता है, रेफरी एम्पायर जो है टॉस करता है, और टॉस करने के बाद जो बोलता है बताइए क्या, तो जो बोलता है अगर वो जीतता है तो वो फील्डिंग करना चाहे बैटिंग करता है वो उस डिसाइड करेगा, क्योंकि वो टॉस जीता हुआ है। वो चाहे तो फील्डिंग भी कर सकता है और चाहे तो बैटिंग भी कर सकता है, उसकी बात मानी जाए क्योंकि वो टॉस जीता है। ठीक है, लेकिन जो नहीं जीता है टॉस, फिर वो कुछ नहीं बोल सकता, जो जीता हुआ विनर है वही बोलेगा। तो उसमें जब टॉस करते हैं तो दोनों चांस है, जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, यानी कि तो वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए। तो ये था हमारा 3 नंबर। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। कल आप लोग बाकी सब जो चीज़ें हैं रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि वो रिवीजन कर लेंगे तो ये सब आसान रहेगा। ओके, चलिए आज यहीं रहने देते हैं।